हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। सो गाइस, आज हम लोग एड्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और ये एक डिजीज़ है, एज यू ऑल नो अबाउट दैट। तो ये जो वीडियो है आज का ऑन द टॉपिक ऑफ एड्स, सबसे पहले तो आई वांट टू क्लियर दैट कि ये वीडियो उन लोगों के लिए तो है ही जो स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए एकदम प्योर चीज़ें जो कि हैं फिल्टर्ड फॉर्म में आपको दी गई हैं। और इससे बाहर की कोई भी चीज़ आपको ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक नहीं पढ़नी अबाउट एड्स। तो हर चीज़ लाइफ साइकिल के साथ बताई गई। इसके अलावा वो लोग जो सोसाइटी में हेल्दी, या हम कह सकते हैं कि अवेयर रहना चाहते हैं अबाउट अबाउट डिजीजेस, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइज़, आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और जितना भी हो सके वीडियो को शेयर करिए गाइज़। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इट्स सबसे पहले देखिए, एड्स क्या है। एड्स का अगर आप अगर इसके फुल फॉर्म की बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका असल मतलब क्या होता है समझिए। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर का मतलब ले लेना, एक्वायर कर लेना। और इम्यूनो डिफिशियंसी यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डिफिशियंसी यानी उसके अंदर क्या हो गया, कमी, इम्यूनिटी के अंदर क्या हो गई, कमी आ गई। सिंड्रोम, सिंड्रोम इज जस्ट नॉट अ डिजीज, इट इज़ द बंच ऑफ डिजीज। ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है कि लोग एड्स को एक डिजीज मान लेते हैं, या ठीक है वो डिजीज है, लेकिन एड्स इज नॉट ओनली डिजीज, इट इज़ अ सिंड्रोम। क्यों? क्योंकि सिंड्रोम क्या होता है, इज़ अ बंच ऑफ डिजीज। इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, जब आप जरा खुद से अपना दिमाग लगाइए। अगर इम्यूनो डिफिशियंसी हो गई यानी कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया, जब आपका इम्यून सिस्टम यानी इम्यूनिटी ही कमज़ोर हो गई, तो अगर मान लीजिए कि कोई पैथोजन जो कि डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन है, अगर वो बॉडी के अंदर आया, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ कॉजिंग है, अगर वो बॉडी के अंदर इंटर करता है, तो वो बिना किसी रेजिस्टेंट के आपके बॉडी पे इफेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो क्या हो गया है, डिफिशियंट हो गया है। दैट्स वाई। तो आपके अंदर उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपका इम्यून सिस्टम डिफिशियंट होगा यानी कि इम्यूनिटी आपकी एकदम से लो होगी, उस टाइम पे आपको कोई भी डिजीज हो सकता है। लाइक मे बी मलेरिया, मे बी कॉमन कोल्ड, नॉर्मल फ्लू, और कुछ भी, जो कोई भी इम्यूनिटी अगर लूज होगी तो जो भी वायरस, जो भी बैक्टीरिया, जो भी पैथोजन आपके बॉडी में आएंगे वो डायरेक्टली इंटर करते चले जाएंगे और आपके बॉडी को इफेक्ट करते चले जाएंगे। दैट्स वाई एड्स इज नॉट अ डिजीज, इट इज़ अ सिंड्रोम। ठीक है। तो देखिए, एड्स इज अ फीटल डिजीज comprising serious clinical conditions of various manifestation characterized by underlying cellular immunodeficiency। याद रखिए, ये is the form of cellular immunodeficiency। that is very important thing कि cellular immunodeficiency का क्या मतलब है। सेलुलर इम्यूनोडिफिशियंसी, इसका मतलब होता है कि जो डिफिशियंसी है, इम्यूनो डिफिशियंसी है, वो सेलुलर लेवल पे हो रही है। यानी कि ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम में हमारे डब्ल्यू भी आ जाएंगे, इम्यून सॉरी, हाँ, वाइट ब्लड सेल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। और उसमें डब्ल्यू आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे हमारे टी लिम्फोसाइट आ जाएंगे, बी लिम्फोसाइट आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या इम्यूनिटी सिस्टम में सारे के सारे इनको यानी वाइट ब्लड सेल्स को, डब्ल्यू को बात कर रहे हैं हम, और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, इन सबको क्या किल कर देता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सेलुलर यानी कि इसमें से कोई एक जाएगा। और जैसा कि अब हम समझते हैं कि टिश्यू, ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है इज अ फॉर्म ऑफ टिश्यू। और ये क्या करता है, एक कोऑर्डिनेट फैशन में काम कर रहा है। तो अगर कोऑर्डिनेट फैशन में काम हो रहा है और इसमें से कोई भी एक सेलुलर लेवल पे ही अगर डिफिशियंसी हो गई किसी सेल की, तो इसका मतलब कि वो कोऑर्डिनेशन टूट गया, और कोऑर्डिनेशन टूट गया तो उसका इफेक्ट पूरा का पूरा टिश्यू लेवल पे होता है। दैट इज द थिंग, आपको ये समझना चाहिए। तो इस हिसाब से सेलुलर इम्यूनो डिफिशियंसी है, ये हम आगे समझते जाएंगे। डोंट बी, आप बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए, हम इन सारी चीज़ों को आगे समझ लेंगे। जैसे डायग्राम्स आते जाएंगे हम इस चीज़ों को समझते जाएंगे। आप बस क्लियरली शांति से इस चीज़ को सुनते जाइए।
तो ये एक सेलुलर इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड इन अगर सबसे पहले अगर हम बात करें ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ, तो साउथर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में हुआ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले दिखा ये जुलाई 1981 में, ठीक है, जॉर्जिया अमेरिका में। और उसके बाद इंडिया में इसका सबसे पहला केस जनवरी 1986 को चेन्नई में दिखा, ठीक है। चेन्नई से इंडिया में सबसे पहला केस दिखा एड्स का। और फिर उसके बाद ये इंडिया में बहुत ही वाइडली तेज़ी से फैलता चला गया, और नॉट इन ओनली इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ अ ये बहुत ही चिंताजनक कह सकते हैं कि स्थिति पैदा कर दिया। तो अब देखिए, अगर हम बात करें कि कॉज ऑफ डिजीज़ क्या है, एड्स जो डिजीज़ है उसका कॉज क्या है, तो उसमें हम देखेंगे दैट इज़ HIV वायरस। इसका फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। ये वायरस क्या करता है, ह्यूमन के इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर देता है, डिफिशियंट कर देता है। इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, डिफिशियंट कर देगा, दैट इज़ द थिंग, ठीक है। अब देखिए, प्रीवियसली इट वाज कॉल्ड, अगर इसका देखिए कुछ और नाम भी है, इससे पहले इसको हम लोग क्या कहते थे, HIV वायरस से पहले हम इसको HTLV3 भी कहते थे, इसको हम लोग HTLV3 भी कहते थे, जिसका फुल फॉर्म था ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस थर्ड। यानी कि इस नाम से भी हमें ये पता चल रहा है कि ह्यूमन के टी लिम्फोसाइट पे इम्यूनिटी सिस्टम, देखिए अभी अभी यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो यहाँ पे बात हो रही थी सेलुलर इम्यूनो डिफिशियंसी की, तो सेलुलर इम्यूनो डिफिशियंसी में यहाँ पे देखिए क्या नाम दिया गया, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस। यानी कि जो इम्यूनिटी को इंक्रीज करने वाले या मेंटेन करने वाले जो टिश्यू हैं, ये पूरे के पूरे टिश्यू को नहीं खत्म करेगा, ये उसमें से एक सेल को खत्म करेगा, दैट इज टी लिम्फोसाइट या टी सेल्स को किल करेगा, ठीक है। और देखिए, या इसका देखिए और नाम क्या था, LAV, ठीक है। और उसके पास द वायरस डिस्ट्रॉय पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम, लिविंग विक्टिम्स अनेबल्स टू डिफेंस देम सेल्फ अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड सर्टेन कैंसर्स। यानी कि ये वायरस क्या करेगा, पूरे के पूरे बॉडी को, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम को बॉडी की डिक्रीज कर देगा, और विक्टिम यानी कि सफर्ड पर्सन जो है उसको क्या कर देगा, किसी भी पैथोजन जो बाहर से एंटर करेगा उसके काउंटर के लिए उसकी बॉडी इतनी एबल ही नहीं होगी, इम्यूनिटी नहीं होगी कि वो उस चीज़ को काउंटर कर सके। दैट्स वाई वो उस पैथोजन से इफेक्टेड हो जाएगा और कुछ कैंसर का भी कारण बनता है, ठीक है गाइज। आगे देखिए, हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस की अगर हम बात करें, तो मेन स्ट्रक्चर देखिए आपके पास जो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, दिस इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस, ठीक है। वायरस जनरली स्फेरिकल होता है, ठीक है। इसके पास 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाए जाएंगे, कुछ इसके पास कुछ क्या होगा, एंजाइम्स होंगे, जिसमें से आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा, और इसके अलावा इसके पास प्रोटीएज होगा, और इसके अलावा इसके पास लाइगेज एंजाइम भी होता है। अगेन इसके बाद देखिए इसके पास क्या होगा, ये प्रोटेक्टिव कोटिंग होगी, जहाँ पे हमको GP120 और GP41 दिखेगा, ठीक है। देखिए, वायरस इज द स्फेरिकल कंटेनिंग RNA एज जेनेटिक मटेरियल एंड एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम क्या होगा इसके पास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है इसके पास, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 2 एंजाइम अभी मैंने और इसके अलावा नाम लिए हैं, जो कि इस स्लाइड में कंसल्टेड नहीं है। आप चाहो तो उसको अपने नोटबुक में लिख सकते हो। मैंने एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोला, दूसरा मैंने बोला प्रोटीएज, और तीसरा मैंने बोला लाइगेज। आप इन तीनों को लिख सकते हो, ठीक है। 2 इस स्लाइड में नहीं दिए होंगे। अगेन देखिए, द लेंटिवायरस नेचर रिफ्लेक्ट बाय द कैप्सिड विच इज़ द फॉर्म ऑफ इलोंगेटेड प्रोटीन कोर। अब देखिए, कैप्सिड का मतलब क्या होता है और इन्वेलप का मतलब क्या होता है, हम अभी इस पे आएंगे। जरा आगे देखिए, द मेजर इनर प्रोटीन P24 होगा, ठीक है। मॉलिकुलर वेट जो होगा P24 का, वो बाकी सारे प्रोटीन की अपेक्षा 24,000 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है, 24,000 टाइम्स मोर। अगेन इसके बाद P18 जो होगा, जो कवर करेगा इनर सरफेस को, ये इसका स्ट्रक्चर का मॉडिफिकेशन या कह सकते हैं फॉर्मेशन है, ठीक है। 2 लेयर लिपिड फैट प्रोटीन होगा, या लिपिड होगा, फैटी कोट होगा ये इसके पास, ठीक है। और इसके पास क्या होगा, ये क्रॉब लाइक स्ट्रक्चर। अब जरा हम इसके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। देखिए,
देखिए ये क्या है, GP120, ये क्या है, GP120, और ये स्ट्रक्चर ये क्या है, GP41। ठीक है, ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए हैं, याद रखिए GP120 GP41 ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए हैं। ये वायरल मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर ये एम्बेडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद ये कोर है जिसके अंदर आपका डबल स्ट्रैंडेड RNA होगा और कुछ एंजाइम्स होंगे, आप याद रखेंगे। उस जैसे देखिए यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दिया हुआ है, ऐसे इसके साथ 2 एंजाइम और होंगे। ये इसका इनर लेयर है जो कि किसका बना होगा, फैटी एसिड या फैटी कोट, या फिर हम कह सकते हैं प्रोटीएज का बना होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इसका RNA और कुछ RNA दे रखा है, याद रखिए यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड 2 RNA होता है। आप कई किताबों में ऐसा पढ़ेंगे तो डोंट वरी, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक HIV वायरस का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया था, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये डबल लेयर फैटी एसिड फैटी इनर प्रोटीन का कवरिंग दिखाया गया आपको, लिपिड और फैटी कोटिंग है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। तो ये एड्स वायरस का क्या है स्ट्रक्चर। असल में ये जो GP120 है ये ह्यूमन के CD14 से क्या होता है, अटैच होकर के, और कैप्सिड, अच्छा इसमें जरा कैप्सिड और इन्वेलप के कॉन्सेप्ट को जरा समझिए आप। कैप्सिड और इन्वेलप का मतलब क्या होता है, देखिए GP120 और GP41 ये दोनों के दोनों, और ये इसका अपर मेम्ब्रेन, वायरस का ये अपर मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलाकर के क्या बनाते हैं, इसको कहते हैं हम इन्वेलप, यानी कि जो कि इनर मटेरियल को कवर करेगा। जरा आप समझिए इस वायरस में इन सारी चीज़ों का काम क्या है। देखिए GP120 क्या करता है, जा करके माइक्रोफेज रिसेप्टर से अटैच होगा और वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे इन्वेलप को क्या करेगा, छोड़ देगा, और जो इन्वेलप को छोड़ने के बाद जो कैप्सिड है ये इनर टाइप में, कैप्सिड को क्या करेगा, अंदर जाने देगा। अभी जब डायग्राम आएगा तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आप पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। अभी उसके बाद यानी कि देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन और ये GP120 और GP41 ये मिला करके क्या बनाएंगे, इन्वेलप, ये मिला करके इन्वेलप बना रहे हैं। और ये इनर मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर की सारी चीज़ें दे आर द पार्ट ऑफ कैप्सिड। याद रखिएगा इनर मेम्ब्रेन जो होगा वो दो दो होंगे, एक 2 लेयर्ड होगा, इनर मेम्ब्रेन 2 लेयर्ड होता है, एक होता है इनर प्रोटीन कोट बनाएगा, दूसरा बनाएगा आउटर प्रोटीन कोट। ये दोनों क्या होंगे, 2 लेयर्ड प्रोटीन के बने हुए या लिपिड के बने हुए या फैट के बने हुए होंगे। ठीक है, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए ये प्रोटीन के बने होंगे तो प्रोटीएज होगा। ठीक है, अगर ये लिपिड के बने होंगे तो यहाँ पे लाइगेज होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे RNA है, तो ये सारा RNA इज द पार्ट ऑफ कैप्सिड। ठीक है, एंजाइम्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज द पार्ट ऑफ कैप्सिड, और उसके बाद ये इनर एंड आउटर प्रोटीन कोट आर द पार्ट ऑफ कैप्सिड। और याद रखिएगा GP120 GP41 और ये आउटर प्रोटीन कोट आर द पार्ट ऑफ इन्वेलप। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है जरा समझिए। यहाँ पे देखिए क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ये पूरा का पूरा टी सेल है एक। ठीक है, ये पूरा का पूरा टी सेल है। यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का क्या काम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को अपोजिट फ्लो में ले जाता है। यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आप जरा समझिए, एड्स वायरस के पास क्या होता है, HIV वायरस के पास होता है RNA, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। आपने यहाँ पे मैंने अभी अभी बोला 2 सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, RNA। तो जब इसके पास RNA है और अगर इसको ह्यूमन जीनोम या ह्यूमन जीनोम के साथ अटैच होना है तो RNA कभी भी ह्यूमन के अंदर जो जीनोम है इज द DNA। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है इज द DNA। तो अगेन अगर हम बात करें कि RNA DNA के साथ अटैच हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए वायरस के RNA को DNA बनना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कह सकते हैं, वायरल DNA। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि RNA से DNA बनेगा कैसे। DNA से RNA बनने की प्रक्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और उस अगर एक ऐसा प्रोसेस हो जाए जिससे कि RNA से DNA बने, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा रहा है उस एंजाइम का नाम हमने क्या रख दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इज दिस क्लियर गाइस? ओके, आगे देखिए, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम क्या है, RNA से
डीएनए बनाना। तो एड्स का जो एचआईवी वायरस है इसके पास आरएनए है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने क्या कर दिया, एड्स के वायरस को ये क्या कर दिया, डीएनए बना दिया, और ये क्या हुआ, टी सेल के न्यूक्लियस में जा करके अटैच होकर के, और जब टी सेल का न्यूक्लियस जब क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो उसके साथ एड्स एचआईवी वायरस भी अपने आप को डिवाइड कर लेता है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो गया, टी सेल किसकी तरह काम करने लगेगा, एक कह सकते हैं कि एड्स एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करने लगेगा, वो खूब सारा एड्स बना देगा, एचआईवी वायरस बना देगा। ठीक है, अभी हम डायग्राम के थ्रू इस पूरे प्रोसेस को समझ लेंगे। पहले देखिए, द प्राइमरी टारगेट ऑफ एचआईवी इज T4 लिम्फोसाइट। T4 लिम्फोसाइट यानी टी सेल्स, ये प्राइमरी इनके क्या हैं, टारगेट हैं, दैट प्ले मेजर रोल इन मेंटेनिंग द बॉडी रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। और T4 लिम्फोसाइट ही है जो कि क्या करता है, मेजर रोल प्ले करता है मेंटेनिंग बॉडी रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए सबसे ज़्यादा मेजर रोल करता है। वंस द वायरस इंटर्स द ब्लड, सॉरी यहाँ पे ब्लड है, ठीक है, स्ट्रीम, इट टेक्स T4 लिम्फोसाइट। जैसे ही एक बार वायरस इंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में, वो सबसे पहले टी लिम्फोसाइट के ऊपर अटैच होता है या अटैक करता है, एंड द वायरल जीन आर इंटीग्रेटेड इनटू दिस सेल। और देखिए जैसे वायरल जीन है ना, वायरल जीन क्या हुआ, यहाँ पे इंटीग्रेटेड होने लगा, ठीक है, बढ़ने लगा। दे कैन अपेरेंटली रिमेन डॉर्मेंट एट इंडेफिनिट पीरियड। अच्छा देखिए, इंक्यूबेशन पीरियड, यहाँ पे देखिए इंक्यूबेशन पीरियड का क्या मतलब है कि अपियरेंट, जैसे इंक्यूबेशन पीरियड का आप कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पे कई मिस कॉन्सेप्ट होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब कई कई बार आप ये समझ लेते हो कि डिजीज कितने टाइम तक रहेगा, या लाइफ साइकिल ऑफ डिजीज, इसको आप पकड़ लेते हो। दैट इज वेरी रॉन्ग। आप ये मत समझो कि डिजीज कब से हुआ और कब तक खत्म हो रहा है, इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ये सबसे बड़ा मिस कॉन्सेप्ट है, कई लोगों के अंदर ऐसा देखा गया है कि वो, उनसे पूछा जाए तो वो बताते हैं कि सर अफेक्शन से लेकर के जब तक हम ठीक नहीं हो जाते, वो पीरियड जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड की जब आप अफेक्टेड हुए, आपके अफेक्टेड होते ही वो उस डिजीज के सिम्टम आपको नहीं दिखने लगेंगे, चाहे वो कोई भी हो, या तो मलेरिया हो, अगर मान लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं मलेरिया का, तो अगर प्लाज्मोडियम है आपके ब्लड में आया, ब्लड से वो लिवर में जाएगा, और लिवर में जाने के बाद वहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन करेगा बाइनरी मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू। मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू जब वो लिवर में मल्टीपल फ्यूजन करके अपना स्ट्रक्चर बनाएगा, अपना पूरा का पूरा कॉलोनी डेवलप कर लेगा, उसके बाद आपको सिम्टम मिलेगा, और उसके बाद आपको फीवर आना शुरू होगा, उसके बाद आपको वीकनेस होगी, उसके बाद आपको पीरियोडिक या कह सकते हैं जो फीवर होगा, ये सारी चीज़ें निकल करके आएंगी, हेडेक वगैरह होगा। उससे पहले आपको ये पता ही नहीं होगा कि हमको मलेरिया हुआ है। तब आप डॉक्टर के पास जाओगे जब आपको फीवर आना शुरू होगा, आपको दिक्कतें होंगी। तो इफेक्शन से लेकर के जब तक इफेक्ट हमको दिखता नहीं, यानी कि सिम्टम नहीं दिखते, तब तक उस पीरियड, टाइम पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आपको इन्फेक्शन हुआ, आपको सिम्टम दिखा, आप डॉक्टर के पास गए, दवा लिए, 10 दिन आपने दवा खाया, सही हुए, और इस सारे पीरियड को आप इंक्यूबेशन पीरियड बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंक्यूबेशन पीरियड केवल है कि अफेक्टेड हुए, और जब तक आपको सिम्टम नहीं दिखा तब तक, जब जैसे ही आपको सिम्टम दिखा, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो गया। ठीक है, अब इस चीज से लेकर के आप जरा सतर्क रहिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दे कैन अपेरेंटली रिमेन डॉर्मेंट। ये क्या होगा, अपेरेंटली रिमेन डॉर्मेंट, छिपा हुआ होगा, फॉर इंडिफिनिट पीरियड विदाउट काजिंग एनी इल इफेक्ट। तो यानी कि जो एचआईवी वायरस है वो आपके बॉडी में क्या होगा, डॉर्मेंटली छुपा रहेगा, दिखेगा नहीं, इनडिफाइंड पीरियड तक, न जाने कितने ये लगभग 5 से लेकर के 6 साल, 4 साल तक होता है, 5 साल तक, विदाउट काजिंग एनी इल इफेक्ट, आपको कोई इल इफेक्ट नहीं दिखेगा, कोई रोग नहीं होगा। तो इस पीरियड को क्या बोलेंगे हम, इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे सिम्टम दिखने लगेगा, इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा। ठीक है, विच रेंज फ्रॉम 6 मंथ्स टू 5 ईयर। ये रेंज क्या है, 6 मंथ से 5 ईयर तक, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड कितने का हो सकता है। अगर जैसे मान लेते हैं कोई आदमी है जिसका इम्यून सिस्टम पहले से ही कमज़ोर है, और उसके ऊपर एचआईवी वायरस ने अटैक कर दिया, तो वो पर्सन जो है, जो कि पहले से ही वीक है, उस आदमी के ऊपर मान के चलेंगे कि 6 महीने के अंदर उसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा। लेकिन अगर एक आदमी है जो कि अच्छे भले परिवार का है, खाता पीता है, हाँ, तो उसका इम्यून सिस्टम पहले से ही काफ़ी तगड़ा है, तो उसके इम्यून सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करने में एचआईवी को कम से कम हम मान के चलेंगे कि मैक्सिमम 6 साल लग जाएंगे, या 4 साल
5 साल लग जाएंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब देखिए क्या लिखा, वायरस डैमेज टी सेल दस दे आर अनेबल टू स्टिमुलेट बी सेल। अच्छा जरा इस प्रोसेस को समझिए आप, मैं जरा आपको बोल करके समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझ जाएं तो बेहतर है। टी सेल क्या करता है, जब आपके बॉडी में कोई भी पैथोजन आया तो टी सेल उस पैथोजन को क्या करता है, डिटेक्ट करता है और उस पैथोजन को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, केमिकल डायलॉग के थ्रू अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट लगाता है, लेकिन उसका मेन काम क्या है, डिटेक्शन, पहचानने का। और टी सेल उस वायरस को या उस पैथोजन को डिटेक्ट करके क्या करेगा, बी सेल के पास तक पहुंचाएगा। बी सेल के पास तक वो मैसेज सिक्रीट करेगा, और जैसे ही बी सेल को पता चलेगा कि ये पैथोजन है तो बी सेल क्या करेगा, एंटीबॉडी बना करके सिक्रीट करता है। दैट इज, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में देखिए HIV आपके ब्लड में आया और इसने टी सेल को ही मार दिया, यानी कि अब टी सेल बी सेल को कोई मैसेज ही नहीं भेज पा रहा है। जब मैसेज नहीं भेजेगा तो बी सेल उस HIV वायरस को मारने के लिए कोई एंटीबॉडी ही नहीं जनरेट कर पाएगा। आप इस बात को समझ लीजिए जरा, ये पूरा का पूरा। अब जैसे मान लीजिए आप, कोई चोर आ गया, ठीक है, और उस चोर ने वॉचमैन को ही मार दिया, और वॉचमैन या कुत्ते को मार दिया। कुत्ते का काम क्या था या वॉचमैन का काम क्या था, चिल्ला करके मालिक को बताना कि चोर आया है, लेकिन चोर ने सबसे पहले क्या किया, वॉचमैन को ही मार दिया। अब मालिक को पता ही नहीं चलेगा कि कुछ आया है, और चोर जा करके अपना बेहतरीन बढ़िया से काम वाम करके चलाएगा। इस पीरियड में क्या होगा, ये पूरा का पूरा कंडीशन हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे HIV के भी कंडीशन में, ये ब्लड में घुसते ही इंटर, जैसे ही ब्लड में इंटर करेगा, ये सीधे सबसे पहला अटैक कहाँ पे करेगा, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, इधर देखिए, वंस द वायरस इंटर्स द ब्लड स्ट्रीम इट अटैक T4 लिम्फोसाइट। तो ये सीधे के सीधे किस पे अटैक कर देगा, T4 लिम्फोसाइट पे। आगे देखिए, एज अ रिजल्ट बी सेल आर नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। अगर बी सेल को कोई स्टिमुलेट नहीं, बी सेल स्टिमुलेट ही नहीं होगा तो बी सेल कोई एंटीबॉडी ही नहीं बनाएगा। ठीक है, फॉर द इंडिविजुअल वायरस, उस इंडिविजुअल वायरस के लिए। बिहाइंड HIV वायरस आल्सो अटैक मोनोसाइट्स। अब देखिए HIV वायरस क्या है, मोनोसाइट पे भी अटैक करता है। मैक्रोफेज एंड इवन ग्लियल सेल। अच्छा ग्लियल सेल, किसको किसको पता है अबाउट ग्लियल सेल, माइक्रोग्लियल सेल। अगर जिसको माइक्रोग्लियल सेल के बारे में पता होगा, वो ये वीडियो देख रहा होगा, तो जरा ये मेरे को मैसेज करके बताना कि माइक्रोग्लियल सेल कहाँ पाया जाता है और उसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, मैं अगले वीडियो में इस चीज़ का क्लियरेंस दे दूंगा कि माइक्रोग्लियल सेल कहाँ पाया जाता है और इसका ओरिजिन क्या है। चलिए अच्छा, मैं कहाँ पाया जाता है ये बता देता हूँ, आपको केवल ओरिजिन बताना है। माइक्रोग्लियल सेल आर फाउंड इन योर ब्रेन। ठीक है, माइक्रोग्लियल सेल आर फाउंड इन योर ब्रेन। अब मेरे को आप ये बताना कि माइक्रोग्लियल सेल अगर आपके ब्रेन में पाया जा रहा है तो उसका ओरिजिन क्या होगा। जो बच्चा ये मैसेज वीडियो देख रहा होगा वो प्लीज़ मैसेज करके मेरे को बताएगा, वरना मैं अगले लेक्चर में इस चीज़ का आपको क्लियरेंस दे दूंगा। ठीक है, बिहाइंड HIV also attacks monocyte, macrophages and even glial cell of the brain and CNS। तो देखिए HIV वायरस केवल T लिम्फोसाइट पे अटैक नहीं करता, हालांकि वो मेजर डैमेज वहीं पे करेगा, लेकिन उसके अलावा HIV वायरस क्या करेगा, मोनोसाइट, माइक्रोफेजेस एंड इवन ग्लियल सेल आल्सो, इन सारी चीज़ों पे भी क्या करेगा, इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, आगे देखिए जरा। अब देखिए ये इफेक्शन दिखा रहा है आपको कि किस तरीके से ये चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं। देखिए जरा इस प्रोसेस को, ये डायग्राम आपने देखा, अब जरा इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक माइक्रोफेज सेल है या टी सेल है मान लेते हैं, या टी। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, एक HIV वायरस, ये क्या हुआ, यहाँ पे आया माइक्रोफेज रिसेप्टर से, ये क्या हुआ, जुड़ा, और ये इसका देखिए आउटर प्रोटीन कोड, या इसको कह देंगे इन्वेलप, ये इसका इन्वेलप क्या हो गया, बाहर रह गया, और इसका क्या हो गया, RNA और इनर प्रोटीन के साथ ये अंदर आ गया। RNA और इनर प्रोटीन के साथ जब ये अंदर आया तो इसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज निकाला, इसके पास एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये इसके पास क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड 2 RNA होंगे इसके पास, या 1 RNA, जो कुछ भी हो, सिंगल स्ट्रैंडेड 2 RNA होता है जनरली। तो सिंगल स्ट्रैंडेड इसके पास क्या है, RNA, जो कि इसने निकाला। अब देखिए ये RNA क्या होगा, बाय यूज ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज DNA बन जाएगा। देखिए डबल हेलिकल DNA बन गया। अब जब ये DNA बन जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, वायरल DNA। डबल हेलिकल DNA बनने के बाद ये वायरल DNA क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा बाई माइक्रोफेज DNA। ठीक है,
यहाँ पे जुड़ गया बाई द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। ठीक है, लाइगेज एंजाइम के थ्रू यहाँ पे जुड़ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेज, अब यहाँ पे क्या होगा, जब ह्यूमन का डीएनए है तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। यहाँ पे ये क्या कर देगा, मल्टीप्लिकेशन करा करके बहुत सारे डीएनए से क्या बना लेगा, वायरल आरएनए। यही वायरल आरएनए फिर से बन गए जो यहाँ पे थे। तो यहाँ पे एक वायरल आरएनए से यहाँ पे बहुत सारे वायरल आरएनए बन करके क्या होगा, इस सेल से, इस सेल को क्या कर जाएंगे, इस सेल के पूरे एनर्जी वगैरह को यूज करके इन्होंने क्या बना दिया, वायरल आरएनए बहुत सारा बना लिया। और फिर ये क्या हो गया, इस सेल को डैमेज करके बाहर निकल गए। अब ये फिर किसी दूसरे सेल को इफेक्ट करेंगे इसी तरीके से। फिर इन्होंने क्या किया, इनका इन्वॉल्व बाहर रह गया, कैप्सिड अंदर चला गया। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, देखिए इनका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से आरएनए से क्या बना लिया, डीएनए। और ये डीएनए बाय हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम फिर कहाँ पे जुड़ गया, माइक्रोफेज के डीएनए के साथ। वायरल डीएनए जुड़ने के बाद यहाँ पे वायरल डीएनए के जुड़ने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, डीएनए से आरएनए, और आरएनए बन जाने के बाद यहाँ पे देखिए क्या हुआ, बहुत सारे फिर से वायरल, और ये अगला सेल भी क्या हो गया, डैमेज हो गया। इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते रहेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए। आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, इस स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली ड्रॉ कीजिए। ठीक है, और फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये एनसीईआरटी में जो दिया हुआ डायग्राम है उससे काफ़ी बेहतर डायग्राम है। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी का डायग्राम अपना एक अलग महत्व रखता है, लेकिन ये डायग्राम काफ़ी इजी फाई मिला मेरे को, तो मैं आपको इस डायग्राम के सहारे समझा रहा हूँ। आगे देखिए हमारे पास क्या है, सिम्टम। सिम्टम ऑफ फीवर में क्या है, वेट लॉस होने लगेगा, फीवर, डायरिया, ये सब, ओरल थ्रस्ट, इलाजमेंट ऑफ लिम्फ ग्लैंड, ये सब लिम्फ ग्लैंड का इलाजमेंट होगा। ठीक है, और उसके बाद माइल्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा, ARC, ये याद रखिए, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस। इन सेवरल कंडीशन पेशेंट में डेवलप निमोनिया। ठीक है, कोपोसिस सेक्रम, ये सारा चीज़, ये क्या, स्क्रीन कैंसर इसको कहते हैं, लैम्फोनीमा, कैंसर ऑफ द लिम्फ सिस्टम। ठीक है, आप ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा। ठीक है, कोपोसिस सैक्रम मतलब स्क्रीन कैंसर होता है, लैम्फोनीमा का मतलब कैंसर ऑफ लिम्फ सिस्टम होता है। तो ये सारे सिम्टम ऑफ एड्स। आगे देखिए, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ दिस वायरस। ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे कैसे, सबसे पहला प्रोसेस है सेक्सुअल, HIV फाउंड इन सीमेन। ये क्या होगा, मेल के सीमेन में पाया जाएगा। एंड वेजाइनल फ्लूइड, द सेक्सुअल ट्रांसमिशन कैन ऑकर्स फ्रॉम मैन टू वुमेन, वुमेन टू मैन, और मैन टू मैन, किसी भी कंडीशन में हो सकता है। तो ये मेल के सीमेन में होगा, फीमेल के वेजाइनल फ्लूइड में होगा। अब इसके बाद ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू फैल सकता है। तो ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट के थ्रू, ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैल सकता है। क्या है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ HIV कंटेमिनेटेड ब्लड कैन बी इन्फेक्ट द रिसिपिएंट्स। जैसे मान लीजिए कोई ब्लेड वगैरह को यूज कर रहा है, ठीक है, सेविंग ब्लेड, और उस सेविंग ब्लेड को क्या किया, आपने यूज किया, या किसी हेल्दी पर्सन ने यूज किया, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हो सकता है कि HIV हो जाए। ठीक है, चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद शेयर नीडल, जैसे कि पहले होता था, अब तो ये शेयर नीडल वाला कंडीशन ख़त्म हो गया। ठीक है, अब डॉक्टर आपके सामने खुद नया सिरिंज निकाल के देता है आपको इंजेक्शन। तो पहले ऐसा होता था कि क्या होता था, एक ही सिरिंज होता था, और उससे डॉक्टर क्या करता था, सभी मरीजों को ये इंजेक्शन दिया करता था। उसको पानी वो उसके पास होता था, उसमें रखा रहता था। ठीक है, और धो करके उसको ठीक से फिर से वो इंजेक्शन देता था। लेकिन ये इस रेगुलर बाथिंग के कारण भी HIV, ऐसा नहीं कि वो धुल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होता था, एक पर्सन से अगर कोई अफेक्टेड पर्सन है, उसको इंजेक्शन दिया, और कोई मान लेते हैं कोई दूसरा रोग हुआ है, नॉर्मल छोटा मोटा रोग हुआ है। अब ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर के पास कोई हेल्दी आदमी जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं उसको नॉर्मल मलेरिया हुआ है, अब वो गया मलेरिया का दवा लेने, एड्स का इंजेक्शन लेकर के चलाया। ठीक है, तो ये पहले होता था ना, अब तो ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। उसके बाद देखिए, मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, ड्यूरिंग बर्थ, शॉर्टली थ्रू प्लेसेंटा। जरा समझिए, मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू, जब प्लेसेंटा का कंडीशन क्या है, इसमें ये चीज़ नहीं जोड़ी गई, मैं जरा इसको समझाता हूँ। जो है वो तो आप देख लोगे, लेकिन जो नहीं है मैं जरा उसको समझाता हूँ। मदर टू चाइल्ड के कंडीशन में प्लेसेंटा का आपने नाम सुना होगा। प्लेसेंटा क्या है, एक हम कह सकते हैं कनेक्शन है बिटवीन मदर टू डेवलपिंग फीटस, जो कि क्या करता है, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन और कुछ हार्मोन्स क्या होता है, देता है। ठीक है, कुछ हार्मोन भी सिक्रेट करता है वो प्लेसेंटा। लेकिन जिस टाइम पे पार्चुरेशन हो रहा होता है, उस टाइम पे प्लेसेंटा का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो जब प्लेसेंटा टूटता है उस टाइम पे मे बी कि वहाँ पे क्या हो जाए,
कि जो ब्लड है, मदर ब्लड बेबी ब्लड से क्या कर जाए, फ्यूज़ कर जाए, और वही ब्लड क्या हो जाए, प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के बॉडी मटेरियल में इंटर कर जाए। उस टाइम पे बेबी क्या हो सकता है, बर्थ से ही हम कह सकते हैं कि HIV इन्फेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ों को ज़रा ध्यान रखेंगे। टोटल 3-4 कंडीशन है ट्रांसमिशन ऑफ HIV के। इसके अलावा तो लगभग बहुत सारे जैसे देखिए यहाँ पे एक स्लाइड है, यहाँ पे HIV इज नॉट स्प्रेडेड थ्रू कैजुअल कॉन्टैक्ट इन स्कूल। अब आप स्कूल में जाओगे तो आप ये डरो, अब मतलब कि आप ये कहो कि नहीं सर एड्स फैला है, मैं तो स्कूल नहीं जाऊँगा। दिस इज नॉट अ कोरोना बच्चा, ठीक है, ये कोरोना नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैजुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू यहाँ पे कुछ नहीं होता। जॉब में ऐसा कुछ नहीं होता कि नहीं नहीं यहाँ तो HIV फैला है, हम तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इन स्विमिंग पूल में भी आप ऐसा नहीं कि कोई अफेक्टेड पर्सन नहा रहा है वहाँ पे कोई हेल्दी पर्सन भी बात किया तो उसको हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट में भी नहीं। ठीक है, इट आल्सो नॉट स्प्रेडेड बाय टॉयलेट सीट के थ्रू भी नहीं फैलेगा। हैंड से, हाथ मिलाने से, हग, कैजुअल किसिंग, ईटिंग फॉर सेम डिश, ठीक है, सिंकिंग और सम ग्लासेस, और उसके बाद फूड हैंडलिंग, रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें मॉस्किटो को काटने से भी लगभग नहीं फैलेगा, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं कि हो जाए। तो आप उस कंडीशन में, मॉस्किटो के कंडीशन में क्या होता है, मॉस्किटो जनरली बाइट करता है तो वो केवल सक करता है। ठीक है, आप इस चीज़ के लिए ज़रा सा अवेयर रहिए। मॉस्किटो का कंडीशन थोड़ा सा अनहाइजेनिक दिख रहा है। ठीक है, तो मॉस्किटो नेट लगाना जरूरी है, क्योंकि मॉस्किटो के थ्रू HIV तो नहीं फैलता, लेकिन HIV के ही समान कुछ और रोग हैं, जैसे वॉचेरिया के कंसेप्ट में एलिफेंथियासिस है, कॉज्ड बाय वॉचेरिया। ठीक है, दैट इज़ वेरी हम कह सकते हैं डेंजरस डिजीज, बिकॉज वहाँ पे क्या होगा, वो भी एक लाइफ टाइम के लिए, वो हालांकि वो अर्थवॉर्म से होने वाला डिजीज़ है, वो वॉर्म वाला डिजीज़ है। ठीक है, लेकिन अर्थवॉर्म नहीं, वॉर्म। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, वाउचेरिया एक वॉर्म है, तो उससे क्या होगा, भले ही ये वो वायरल नहीं है लेकिन उसका भी कोई इलाज नहीं है, आप ये मान करके चलिए। तो मॉस्किटो से ज़रा सतर्क रहना है, ज़रूरी है, वो एक अनहाइजेनिक कंडीशन ही क्रिएट करेगा। आगे देखिए, एड्स डायग्नोसिस, क्या हम किससे बात करेंगे, ये ज़रा सा मेजर टॉपिक है, आप इसमें ज़रा ध्यान से समझिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दिया है, क्लिनिकल मेक्स डायग्नोसिस एड्स बाय हिस्ट्री एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर सिम्टम्स। अब क्लिनिशियन मान लीजिए है, वो क्या करेगा, एड्स के सिम्टम्स के हिसाब से वो क्या करेगा, मेडिकल सिम्टम्स के हिसाब से एग्जामिनेशन कर सकता है। स्क्रीन टेस्टिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर गोइंग टू सी डिस्कस अबाउट स्क्रीन टेस्टिंग, in which we will going to be discuss ELISA टेस्ट एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। इन दिस आप याद रखिए, एलिसा टेस्ट आपकी 12th NCERT में कंसल्टेड है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट भी शायद मिल जाए, लेकिन एलिसा टेस्ट को थोड़ा सा वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट को ज़्यादा नहीं दिखाया गया है। एलिसा टेस्ट क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट। इसे यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम ये मान के चलते हैं कि अगर कोई अफेक्टेड पर्सन है, तो उसके ब्लड के अंदर, उसके ब्लड में क्या होगा, कुछ अमाउंट में एंटीबॉडी बन रहे होंगे जो कि HIV के अगेंस्ट बन रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, उस ब्लड से वी टेक ब्लड सीरम फ्रॉम द अफेक्टेड पर्सन, या हमारे पास जो भी जांच कराने आएगा डायग्नोसिस के लिए, उसके ब्लड से हमने क्या लिया, सीरम, ब्लड सीरम को क्या किया, कलेक्ट किया, और उस ब्लड सीरम में हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि क्या वहाँ पे कोई भी ऐसा एंटीबॉडी बना है जो कि अगेंस्ट HIV है। ठीक है, तो उससे हमें पता चलेगा, उसका प्रोसेस होता है, वहाँ पे हम लोग रैट का भी कुछ इस्तेमाल करेंगे। और लेकिन एलिसा टेस्ट कई बार क्या होता है कि वो कई गलत पैथोजन या कई गलत वायरसेस या कई गलत कह सकते हैं हम कि एंटीबॉडी के अगेंस्ट भी क्या कर जाता है, कलर डिटेक्शन दे जाता है। ठीक है, लेकिन वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट क्या है, ये एक अल्टीमेट टेस्ट है जो कि 100% एक्यूरेसी के साथ ये बताता है कि हाँ, अफेक्टेड पर्सन को HIV एड्स है कि नहीं, यानी कि व्यक्ति HIV वायरस से HIV वायरस का इन्फेक्शन है कि नहीं, बॉडी में HIV वायरस है कि नहीं। ठीक है, तो जरा इस स्ट्रक्चर को देखिए, अगर हम एलिसा टेस्ट कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, होल HIV वायरस पार्टिकल हमने मान लिया है,
हमने ये मान लिया है कि HIV वायरस है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे गोट सीरम लिया, ठीक है, अल्टीमेट एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी। तो मेन हम देखते हैं, जरा समझिए, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव अगर है तो ऑरेंज कलर का हमको क्या दिख जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो ऑरेंज कलर का क्या हो जाएगा, अपीयरेंस दिखेगा, ठीक है। लेकिन देखिए ये क्या है, एलिसा टेस्ट क्या है, एलिसा इज कलर रिएक्टिंग टेस्ट इन विच एंटीजन बाइंड एंटीबॉडीज HIV विच कॉम्प्लेक्स फिक्सेस द एडेड गोट एंड एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी, ठीक है। यहाँ देखिए एलिसा टेस्ट इज नॉट 100% रिलेबल बिकॉज इट नॉट कम्प्लीटली स्पेसिफिक फॉर HIV। ये कई और ऐसे पैथोजन हमको कई ऐसे पैथोजन मिल जाएंगे जिसके अगेंस्ट एलिसा कलर दे देता है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये एक अल्टीमेट कह सकते हैं कि एक्यूरेसी नहीं देगा, 100% एक्यूरेसी रिलेबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे VBT वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट कराते हैं, जो कि मोर स्पेसिफिक है कन्फर्मेटरी इससे HIV एंटीबॉडीज़। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए हमने HIV पार्टिकल्स ले लिया, अगर है ब्लड के अंदर, स्ट्रिप HIV स्पेसिफिक एंटीजन हमने ले लिया, और अगर यहाँ पे है तो देखिए यहाँ पे स्ट्रिप आ जाएगा, ये एक स्ट्रिप आ जाएगा। एक्सरे को आते, एक्सरे जैसे ही हमने अप्लाई किया, एक्सरे को अप्लाई करते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये HIV स्ट्रिप दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, देखिए कुछ केमिकल थे जो कि हम डाल रहे थे, और ये केमिकल क्या थे, कुछ और पैथोजन के रहने पे भी हमको ऑरेंज कलर दे देंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम इस केमिकल के जो कि अलग इफेक्ट दे सकता है दूसरे पे भी, तो हम इसको नहीं मानते और एक्सरे वाले को हम ज़्यादा एक्यूरेट मानते हैं। तो VBT इज अल्टीमेट, हम कह सकते हैं कि ये गारंटीड डायग्नोसिस देगा, हमको डायग्नोसिस का रिजल्ट देगा, ठीक है। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट हमारे लिए क्या है, ज़्यादा अच्छा है। आगे देखिए प्रिवेंशन ऑफ एड्स के लिए प्रिवेंशन क्या है, अवॉइड ड्रग अब्यूज़। पहले तो ड्रग वगैरह वो तो अब्यूज़ करना ही है, वो किसी के लिए भी हो, ये लाइन हमेशा हर जगह जुड़ी होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्रोमिसियस होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स बेस्ड आर बेस्ट प्रिवेंशन मेथड। बेस्ट बेस्ट दो बार लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेस्ट प्रिवेंशन मेथड, ठीक है, वो बेस्ट बेस्ट बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्रिवेंटिव मेथड है। अवॉइड हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स सोल्ड नॉट सेम आइटम, जैसे कि हम किसी सेम आइटम जो कि ब्लड रिलेटेड कंटेमिनेटेड चीज़ें हो सकती हैं उसको हम यूज ना करें, जैसे रेजर, टूथपेस्ट, ठीक है। इन सारी चीज़ों का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी के। और ट्रीटमेंट ऑफ इट्स, यहाँ पे आप ज़रा समझिए, एन ब्यूटाइल डाई। अगर देखिए सबसे पहले तो ये क्या है, कोई क्योर एड्स का है, क्योर है नहीं एड्स का, लेकिन फिर भी जब हो जाता है तो डॉक्टर आपको कुछ दवाएं देता है, ठीक है, कि इसको खाते रहो, आपकी ज़िंदगी कुछ बढ़ती रहेगी। नहीं तो आप अगर नहीं देगा तो आप तुरंत चल बसोगे, ठीक है। तो हालांकि ये एक कह सकते हैं कि नो क्योर फॉर एड्स पेशेंट, यहाँ पे कोई क्योर नहीं, कोई बचाव नहीं, अगर हो गया तो हो गया, फिर आपके लिए कोई बचाव नहीं। लेकिन हाँ, आपकी लाइफ को बढ़ाया जा सकता है इन दवाओं की मदद से, जैसे क्या एन ब्यूटाइल डीऑक्सी नोजोरीमाइसिन, ठीक है। ये क्या है, एक दवा है जो कि HIV के ग्रोथ को रोकता है। वैसे ही AZT है, ठीक है, एजिडोथाइमाडीन, ये दवा सबसे ज़्यादा फेमस है। AZT आप याद रखिएगा एड्स के लिए, कई बार MCQ में क्वेश्चन पूछा गया है AZT से रिलेटेड। तो एजिडोथाइमाडीन क्या है, एक ऐसा दवा है जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, टी लिम्फोसाइट को ज़्यादा तेज़ी से बनने में मदद करता है हमारे इम्यून सिस्टम में, जिसके कारण जो किलिंग टी लिम्फोसाइट होते हैं उनका क्या हो जाता है, जो किल हो गए हैं उनकी जगह पे नए नए टी लिम्फोसाइट जल्दी जल्दी बनने लगते हैं। और उससे क्या होता है कि हाँ, वो ये HIV वायरस को डायरेक्टली किल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वायरस को किल करना मुश्किल है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। वो आपके बॉडी में भी वायरुलेंट डेवलप करता चला जाएगा, तो इसलिए उसको मारना तो नामुमकिन है, लेकिन हम जिस चीज़ को वो मार रहा है उसको ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ज़रा समझिए। तो ट्रीटमेंट ऑफ एड्स हो गया, इसके बाद हमारा यहीं पे क्या हो गया, सारा स्लाइड खत्म हो गया गाइज, और हमने एड्स से रिलेटेड लगभग या कह सकते हैं पूरा हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर ली। इससे बाहर आपको 12th स्टैंडर्ड तक तो कुछ भी नहीं होगा, और बाहर की भी कई चीज़ें आपने देख ली, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और वीडियो को शेयर करिए दबा करके, ठीक है। चलिए बाय बाय।